तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरासाइट द ग्रू नाम की इस सीरीज़ के बारे में, जो कि अभी हाल ही में एक तरह से के ड्रामा जो है हमें नेटफ्लिक्स द्वारा देखने को मिला है। इस पर हम आपके लिए एक तरह से फर्स्ट वीडियो तो ला चुके हैं, ये सेकंड वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में जितनी भी एक तरह से जो बातचीत हमारे बच्चों की थी इस मूवी से रिलेटेड, एक तरह से फैक्ट, डिटेल, अपडेट और जितनी भी जानकारी थी वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर चैनल पर सेट कर लीजिएगा। अब इसके बारे में एक तरह से हम जानना चालू करते हैं। पैरासाइट द ग्रे कोरियाई गिसाएंगशु देओगेउले एक 2024 दक्षिण कोरियाई विज्ञान फाई हॉरर टेलीविजन श्रृंखला है जो येओन सांग हो द्वारा निर्देशित और सह-लिखित है। श्रृंखला हितोशी इवाकी की मंगा श्रृंखला पैरासाइट का लाइव एक्शन स्पिन ऑफ है और इसमें अज्ञात परजीवी प्राणियों के साथ टकराव को दर्शाया गया है जो मनुष्यों पर रहते हैं और मनुष्यों को मारने की इच्छा रखते हैं। इसमें जियोन सोनी, कू क्यो हवान और ली जंग ह्यून शामिल हैं। इसे 5 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था। सारांश: रहस्यमय परजीवी प्राणियों का एक समूह बाहरी अंतरिक्ष से गिरता है और मनुष्यों की मेजबानी करना शुरू कर देता है, उन्हें मारता है और उन्हें पूरी तरह से अद्वितीय प्राणियों में बदल देता है जो अपने सिर को किसी भी चीज में आकार दे सकते हैं। 2. कास्ट करें। मुख्य: जियोन सोनी जियोंग सू इन हेदी के रूप में एक दर्दनाक अतीत वाली परजीवी पीड़िता, और जब चाकू के घावों के कारण यह उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने में विफल हो जाता है तो वह अन्य परजीवियों के विपरीत इसके साथ एक विचित्र सह अस्तित्व में प्रवेश करती है। 3. सियोल कांगवू के रूप में कू क्यो हवान एक छोटे समय का गैंगस्टर जो शुरू में अपनी छोटी बहन जिन्ही को खोजने के लिए परजीवियों का पता लगाता है, लेकिन सू इन के साथ मिलकर काम करता है। 3. ली जंग ह्यून चोई जून क्यू के रूप में ग्रे टीम के टीम लीडर, एक टास्क फोर्स जो परजीवियों को खत्म करना चाहती है। 3. समर्थन: किम चेओल मिन के रूप में क्वोन हे ह्यो नामिल पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ जासूस जो अंततः एक परजीवी से संक्रमित हो जाता है। 4. कांग वोन सेओक के रूप में किम इन क्वोन चेओल मिन का कनिष्ठ जासूस जिसने गुप्त रूप से परजीवियों के साथ मिलकर काम किया। 4. सियोल क्यूंग ही के रूप में यू ह्यून गिल कांगवू की बड़ी बहन जो एक परजीवी से संक्रमित है। क्वोन ह्यूक जू के रूप में ली ह्यून क्यू एक पादरी और परजीवियों के नेता। सियोल जिनही के रूप में मून जू योन कांगवू की छोटी बहन जो लापता हो गई थी। विशेष उपस्थिति: मासाकी सुदा शिनिची इजुमी के रूप में पैरासाइट मंगा और एनिमे श्रृंखला का नायक। उत्पादन विकास: वर्किंग टाइटल द ग्रे देओगेउले डीओगेओआई के तहत विकसित पैरासाइट द ग्रे नेटफ्लिक्स और निर्देशक येओन सांग हो के बीच एक सहयोग था। 5 श्रृंखला का निर्देशन और लेखन करने के लिए येओन और रयू योंग जे ने टीम बनाई है। क्लाइमैक्स स्टूडियो और वॉफ पॉइंट ने उत्पादन का प्रबंधन किया। 6. कास्टिंग: कू क्यो हवान और जियोन सोनी को श्रृंखला के लिए मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 5-7 24 अगस्त 2022 को ली जंग ह्यून के साथ कू और जियोन को आधिकारिक तौर पर श्रृंखला के मुख्य पात्रों के रूप में पुष्टि की गई। रिलीज: नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि पैरासाइट द ग्रे 5 अप्रैल 2024 को दुनिया भर में रिलीज होगी। हितोशी इवाकी, जापानी ये मिंग जन हेब्बन इवाकी हितोशी, जन्म 28 जुलाई 1960, एक जापानी मंगा कलाकार हैं जिनके कार्यों में विज्ञान कल्पना डरावनी श्रृंखला पैरासाइट शामिल है। करियर: हाई स्कूल के दौरान वो ओसामू तेजुका द्वारा बहुत सारा मंगा पढ़ रहे थे जिसने उन्हें स्वयं मंगा बनाना शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1984 में मंगा कलाकार काजुओ कामिमुरा के सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। 1985 में उनकी लघु कहानी गोमी नो उमी ने नवागंतुक पुरस्कार तेत्सुया चिबा पुरस्कार जीता और मॉर्निंग पत्रिका के एक विशेष संस्करण में प्रकाशित हुई। तब से उन्होंने मुख्य रूप से कोडनशा, विशेष रूप से मासिक दोपहर पत्रिका के लिए काम किया है। 1993 में इवाकी को पैरासाइट के लिए कोडनशा मंगा पुरस्कार मिला। 2010 में हिस्ट्रीरी ने जापान मीडिया आर्ट्स फेस्टिवल के मंगा डिवीजन में भव्य पुरस्कार जीता। 3 हिस्ट्रीरी ने उन्हें 2012 तेजुका ओसामू सांस्कृतिक पुरस्कार ग्रैंड पुरस्कार भी दिलाया। 4 इवाकी ने रीरी पर अपने काम के लिए 2020 सैटो ताकाओ पुरस्कार जीता। 5. कार्य: गोमी नो उमी
1985 कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन में प्रकाशित 6 फुको नो इरु मेसेजा 1986 1988 कोडनशा मॉर्निंग में क्रमबद्ध 4 खंड पैरासाइट जी शेंग शो किसेजू 1989 1994 कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन 1989 और मासिक दोपहर 1989 1994 में क्रमबद्ध 10 खंड होन नो ओटोजा 1990 कोडनशा द्वारा प्रकाशित लघु कथा संग्रह खंड तनबाटा नो कुनी 1996 1999 शोगाकुकन की बिग कॉमिक स्पिरिट्स में क्रमबद्ध 6-4 खंड युकी नो टोगे असुरुगी नो माइजा 2001 7 कोडनशा के मॉर्निंग शिन मैग्नम जोकन 1999 और अकिता शोटेंग के यंग चैंपियन 2000 में प्रकाशित 2 कहानियों का संग्रहित संस्करण 8 हेउरेका 2001-2002 हकुसेन शाह के यंग एनिमल अर्शी में क्रमबद्ध 9101 खंड हिसुटोरी 2003 वर्तमान 2022 से अंतराल पर 11 कोडनशा के मासिक दोपहर में क्रमबद्ध 11 खंड रेईरी डाइसुके मुरोई द्वारा सचित्र 2015-2018 अकिता शोटेन के बेस्टसू शोनेन चैंपियन जा में क्रमबद्ध 6 खंड पैरासाइट जापानी जी शेंग शो हैब्बन किसीजू शाब्दिक रूप से पैरासिटिक बीस्ट्स एक जापानी विज्ञान कथा हॉरर मंगा श्रृंखला है जो हितोशी इवाकी द्वारा लिखित और चित्रित है। ये कोडनशा के मॉर्निंग ओपन जोकन 1989 और मासिक दोपहर 1989 से 1994 में प्रकाशित हुआ थोमंगा को उत्तरी अमेरिका में पहले टोक्यो पॉप, फिर डेल रे और अंत में कोडनशा यूएसए द्वारा प्रकाशित किया गया था। श्रृंखला 1 हाई स्कूल सीनियर शिनिची इजुमी पर आधारित है, जो एक परजीवी जीव द्वारा उसके मस्तिष्क पर कब्जा करने के असफल प्रयास का शिकार है। इसके बजाय परजीवी उसे संक्रमित करता है और उसकी बांह पर कब्जा कर लेता है। मंगा को 2014 और 2015 में जापान में 2 लाइव एक्शन फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। मेडहाउस द्वारा निर्मित एक एनीमे टेलीविजन श्रृंखला रूपांतरण, जिसका शीर्षक पैरासाइट द मैक्सिम ए है, अक्टूबर 2014 और मार्च 2015 के बीच जापान में प्रसारित हुआ। भाषा डब अक्टूबर 2015 और अप्रैल 2016 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में एडल्ट स्विम के टूनामी प्रोग्रामिंग ब्लॉक पर प्रसारित हुआ। अगस्त 2022 तक मंगा की 25 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं, जिससे यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली मंगा श्रृंखला में से एक बन गई। 1993 में पैरासाइट को सामान्य श्रेणी के लिए 17वां कोडनशा मंगा पुरस्कार मिला। साथ ही 1996 में सर्वश्रेष्ठ मंगा के लिए 27वां सियुन पुरस्कार मिला। कथानक ये भी देखें। पैरासाइट पात्रों की सूची। एक मंगा पैनल जिसमें एक परजीवी को इंसान पर हमला करने के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है। पैरासाइट शिनिची इजुमी नाम के 17 वर्षीय पुरुष हाई स्कूल छात्र पर केंद्रित है, जो जापान के हिरोशिमा के फुकुयामा में एक शांत पड़ोस में अपनी मां और पिता के साथ रहता है। एक रात ड्रिल जैसे सिर वाले छोटे कीड़े जैसे एलियंस, जिन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है, पृथ्वी पर आते हैं और अपने मेजबानों के कान या नाक के माध्यम से प्रवेश करके उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। एक परजीवी सोते समय शिनिची की नाक में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन शिनिची के जागने पर असफल हो जाता है और उसकी बांह में बिल बनाकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जापानी संस्करण में यह उसके दाहिने हाथ को अपने कब्जे में ले लेता है और जापानी शब्द राइट के आधार पर इसका नाम मिगी रखा गया है। क्योंकि शिनिची मिगी को अपने मस्तिष्क में आगे बढ़ने से रोकने में सक्षम था, दोनों प्राणी अपनी अलग अलग बुद्धि और व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। जैसे ही दोनों का सामना अन्य परजीवियों से होता है, वे उनकी अजीब स्थिति का फायदा उठाते हैं और धीरे धीरे एक मजबूत बंधन बनाते हैं, जीवित रहने के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे उन्हें अन्य परजीवियों से लड़ने में बढ़त मिलती है, जो अक्सर यह एहसास होने पर जोड़े पर हमला करते हैं कि शिनिची का मानव मस्तिष्क अभी भी बरकरार है। शिनिची अन्य परजीवियों से लड़ने के लिए मजबूर महसूस करता है, जो मिगी की मदद लेते हुए जिस प्रजाति को संक्रमित करते हैं उसके अन्य सदस्यों को भोजन के रूप में खा जाते हैं। श्रृंखला दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक सवालों की पड़ताल करती है, जैसे मानवता का अर्थ, पर्यावरण और अन्य प्रजातियों के साथ मनुष्यों का संबंध, वृत्ति और प्रेम की भूमिका और नैतिकता की अंतर्निहित मानव केंद्रितता। मिगी के साथ शिनिची का अनुभव उसे सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या मानवता को परजीवियों से नैतिक श्रेष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार है,
जबकि मिगी और रिको तमुरा के मनुष्यों के साथ अनुभव उन्हें प्रेम और बलिदान जैसे अधिक मानवीय गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। 5-6 विकास। इवाकी ने अपने द्वारा सोचे गए एक दृश्य के कारण एक हाई स्कूल सेटिंग को चुना। एक दृश्य पर विचार करते समय जहां मिगी सातोमी मुरानो के सामने अपना आकार लिंग में बदल देता है, इवाकी का मानना था कि वो दृश्य उस सेटिंग में सबसे अच्छा काम करेगा। 7 मीडिया। मंगा। मुख्य लेख पैरासाइट संस्करणों की सूची। हितोशी इवाकी द्वारा लिखित और सचित्र पैरासाइट को पहली बार कोडेंशा के मॉर्निंग ओपन जोकन के विशेष अंक में F से H अंक 1 अगस्त 3 अक्टूबर 1989 अंक में 3 अध्यायों के लिए प्रकाशित किया गया था। 8-9-1011 श्रृंखला को बाद में 25 नवंबर 1989 को प्रकाशक के मासिक दोपहर में स्थानांतरित कर दिया गया बी और 24 दिसंबर 1994 को समाप्त हो गया। सी कोडेंशा ने अपने 64 अध्याय 10 टैंकोबोन में एकत्र किए खंड 23 जुलाई 1990, 14 से 23 मार्च 1995 तक जारी किए गए। 15 इसे बाद में 23 जनवरी से 23 जून 2003 तक 8 कंजेनबैन खंडों में पुनः प्रकाशित किया गया। 16-17 इसे मूल रूप से टोक्यो पॉप द्वारा अंग्रेजी अनुवाद और उत्तरी अमेरिकी वितरण के लिए लाइसेंस दिया गया था, जिसने 1998 से 2002 तक 12 खंडों में श्रृंखला प्रकाशित की थी। टोक्यो पॉप संस्करण मिक्सकिसजीन में चला। 18 टोक्यो पॉप संस्करण के दैनिक पृष्ठ जापानिमेशन स्टेशन में चलते थे, जो अमेरिका ऑनलाइन के उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ सेवा है। 19 टोक्यो पॉप अंग्रेजी भाषा का मंगा 2 मई 2005 को प्रिंट से बाहर हो गया। 20 डेल रे मंगा ने बाद में श्रृंखला के अधिकार हासिल कर लिए। 21 और 2007 और 2009 के बीच कंजेन बन रहा। लीज के बाद 8 खंड प्रकाशित किए। कोडेंशा यूएसए ने 2011 और 2012 के बीच उत्तरी अमेरिका में संस्करणों को पुनः प्रकाशित किया। श्रद्धांजलि और उपोत्पाद। नियो पैरासाइट नियो किसेजू नामक एक श्रद्धांजलि परियोजना, जिसमें विभिन्न मंगा कलाकारों द्वारा लिखित और चित्रित विभिन्न वन शॉट्स शामिल हैं और तत्कालीन आगामी एनीमे अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए मूल मंगा पर आधारित मासिक दोपहर पर प्रकाशित होना शुरू हुआ। 25 सितंबर 2014। 22 सहयोगियों की सूची में अकीरा हिरामोटो, 23 युकारी ताकिनामी, 24 यासुशी निरासावा, 25 हिरोकी एंडो, 26 रिची उशिबा, 27-28 रयोजी मिनागावा शामिल हैं। 29 ताकातोशी कुमाकुरा, 30 पीच पिट, 31 हिरोमाशी मा, 32 मोरे ओटाजा, 33 ताकायुकी ताकेया और मोटो हागियो। 34 कहानियों को एक एकल खंड में एकत्र किया गया था, जिसे 22 जुलाई 2016 को कोडेंशा द्वारा प्रकाशित किया गया था। 35 उत्तरी अमेरिका में कोडेंशा यूएसए ने 21 नवंबर 2017 को ये खंड प्रकाशित किया था। 36 एक और श्रद्धांजलि परियोजना, जिसका शीर्षक नियो पैरासाइट एफ नियो किसेजो एफ है, 27 सितंबर 2014 को कोडेंशा के एरिया में शुरू हुई। 37 सहयोगियों की सूची में मिकी रिन्नो, 37 एमा टोयामा, हिकारू सुरुगा शामिल हैं। 38 असुमिको नाकामुरा, काओरी युकी, यूरी नारुशिमा, यूई कुरो, 39 रेंजुरो किंडाइची, बैंको कुजे, काशियो, 40 युकी ओबाटा, एशिया वतनबे, लालाको कोजिमा और हाजिमे शिंजो। 41 कोडांशा ने कहानियों को 2 खंडों में संकलित किया, जो 24 अप्रैल 2015 को डिजिटल रूप से प्रकाशित हुई। 42-43 कोडांशा यूएसए ने कहानियों को एक एकल खंड में प्रकाशित किया, जो 25 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया। 44 पैरासाइट रिवसी किसेजो रिबाशी शीर्षक से एक स्पिन ऑफ मंगा 2 मार्च 2018 को कोडेंशा के कॉमिक डेज ऐप पर शुरू हुआ। इसे मुआरे ओटा द्वारा लिखा और चित्रित किया गया था। 45 श्रृंखला 7 मई 2021 को समाप्त हुई। 46-47 और इसे 8 खंडों में एकत्रित किया गया। कोडेंशा ने अपनी के मंगा सेवा पर अंग्रेजी में श्रृंखला प्रकाशित की। 48 एनिमे। ये भी देखें, पैरासाइट द मैक्सिम एपिसोड की सूची। पैरासिटे द मैक्सिम जी शेंग शो किसेजो सेइनो काकुरित्सु शीर्षक से एक एनिमे टेलीविजन श्रृंखला अनुकूलन 9 अक्टूबर 2014 और 26 मार्च 2015 के बीच निप्पॉन टीवी पर जापान में प्रसारित हुआ। 49-50 इसका निर्माण मैडहाउस, निप्पॉन टेलीविजन, वीएपी और फोकास्ट कम्युनिकेशंस द्वारा किया गया था और केनिची शिमिजू द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें शोजी योनेमुरा ने श्रृंखला रचना को संभाला था।
तदाशी हिरामत्सु ने पात्रों को डिजाइन किया था और केन अरा ने संगीत तैयार किया था। 51 प्रारंभिक थीम गीत लेट मी हियर है, जिसे फियर और लोथिंग इन लास वेगास द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अंतिम विषय दाइची मिउरा द्वारा प्रस्तुत यह सही समय है। एनिमे एक्सपो 2015 में सेंटाई फिल्मवर्क्स ने घोषणा की कि एनिमे 4 अक्टूबर 2015 को एडल्ट स्विम के टूनामी प्रोग्रामिंग ब्लॉक पर चलेगा। 52-53 श्रृंखला को एशिया के बाहर क्रंचरोल द्वारा और दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में एनिमेक्स एशिया द्वारा एक साथ प्रसारित किया गया था। 5-4-5-5-5-6 सेंटाई फिल्मवर्क्स ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिलीज के लिए एनिमे को लाइसेंस दिया है। 57 यूके डिस्ट्रीब्यूटर एनिमेत्सु एंटरटेनमेंट ने यूके और आयरलैंड में श्रृंखला जारी की। 58 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हनाबी ने श्रृंखला हासिल की और इसे क्षेत्र के भीतर जारी किया। 59 सेंटाई फिल्मवर्क्स द्वारा प्रदान और वितरित अंग्रेजी डब 2016 में डीवीडी और ब्लू रे पर 2 भागों में जारी किया गया था। भाग 1 एपिसोड 1 5 अप्रैल को 60 और भाग 2 एपिसोड 13 24 5 जुलाई को। 61 एनिमे लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में कलेक्टर ब्लू रे संस्करण में श्रृंखला जारी करेगा। 62 लाइव एक्शन फिल्में हॉलीवुड की न्यू लाइन सिनेमा ने 2005 में पैरासिटे के फिल्म अधिकार हासिल कर लिए थे। 63 और बताया गया था कि एक फिल्म रूपांतरण पर काम चल रहा था, जिसमें जिम हेंसन स्टूडियो और डॉन मफी कथित तौर पर उत्पादन के प्रभारी थे। 64 न्यू लाइन सिनेमा का विकल्प 2013 में समाप्त हो गया, जिससे जापान में बोली युद्ध शुरू हो गया। फिल्म स्टूडियो और वितरक तोहो ने अधिकार जीते और मंगा को ताकाशी यामाजाकी द्वारा निर्देशित 2 भाग वाली लाइव एक्शन फिल्म श्रृंखला में रूपांतरित करने का निर्णय लिया। पहला भाग पैरासाइट पार्ट 1 नवंबर 2014 में रिलीज हुआ था और दूसरा भाग पैरासाइट पार्ट 2 अप्रैल 2015 में रिलीज हुआ था। 65 लाइव एक्शन टीवी श्रृंखला अगस्त 2022 में नेटफ्लिक्स ने एक दक्षिण कोरियाई श्रृंखला रूपांतरण की घोषणा की, जिसका शीर्षक पैरासाइट द ग्रे है। ये येओन सांग हो द्वारा निर्देशित और क्लाइमैक्स स्टूडियो और वॉव पॉइंट द्वारा निर्मित है, जिसमें जीन सोनी, कू क्यो हवान और ली जंग ह्यून प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 66 इसका दुनिया भर में प्रीमियर 5 अप्रैल 2024 को हुआ। 67 और यह उसी वर्ष जून तक चलने वाला है। 68 स्वागत पैरासाइट ने 1993 में सामान्य श्रेणी के लिए 17वां कोडनशा मंगा पुरस्कार जीता। 69 इसने 1996 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मंगा होने के लिए 27वां सियुन पुरस्कार भी जीता। 70 टीवी पर असाही का मंगा सोसेंक्यो 2021 पोल, जिसमें 150,000 लोगों ने उनकी शीर्ष 100 मंगा श्रृंखलाओं के लिए मतदान किया। पैरासाइट 60वें स्थान पर रहा। 71 नवंबर 2013 तक मंगा की 11 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं। 72 दिसंबर 2020 तक मंगा की 24 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं। 73 अगस्त 2022 तक इसकी 25 मिलियन से अधिक प्रतियां प्रचलन में थीं। 74 मंगा श्रृंखला की वासेडा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और साहित्यिक आलोचक नोरिहिरो काटोजा 75 और दार्शनिक शुनसुके असुरुमी द्वारा प्रशंसा और अनुशंसा की गई है। 76 मंगा कलाकार माचिको सातोनाका ने काम की प्रशंसा की और इसे एक उत्कृष्ट कृति के रूप में वर्णित किया जो आपको मूलभूत समस्याओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जो पहचान स्थापना के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। 77 मेनिया कॉम के कोनी झांग ने पैरासाइट के पहले खंड को एक घटाव का दर्जा दिया। झांग ने लिखा कि श्रृंखला का मुख्य फोकस शिनिची और मिगी के बीच गतिशील संबंध और मानव प्रकृति के बारे में उनकी चर्चा है। झांग ने कहा, यह आकस्मिक दार्शनिक प्रचार है जो पैरासिटे को एक सेरेब्रल मंगा बनाता है। जैसे जैसे पैरासाइट्स धीरे धीरे मानव जीवन के लिए अनुकूल हो जाते हैं और अपनी वास्तविक पहचान छिपाने में चतुर हो जाते हैं, शिनिची खुद को अधिक से अधिक खतरे में पाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, पैरासाइट सिर्फ एक किशोर द्वारा दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है। यह वयस्कता की दहलीज पर खड़े एक किशोर और उसके संग की विद्रोही दाहिने हाथ के बारे में है, जो दुनिया को बचा रहा है। अत्यधिक अनुशंसित 5 मेडहाउस द्वारा एनीमे अनुकूलन को आलोचकों और प्रशंसकों द्वारा समान रूप से सराहा गया। एनिमेशन, चरित्र चित्रण, गति और एनीमे के साउंड ट्रैक के लिए प्रशंसा मिली। 78 नवंबर 2019 में
क्रंचरोल ने पैरासाइट द मैक्सिम को अपने 2010 के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ एनीमे में सूचीबद्ध किया। 79 आईजीएन ने इसे 2010 के दशक की सर्वश्रेष्ठ एनीमे श्रृंखला में सूचीबद्ध किया। 80 चीन पर प्रतिबंध। 12 जून 2015 को चीनी संस्कृति मंत्रालय ने पैरासाइट को मुख्य भूमि चीन में प्रतिबंधित 38 एनीमे और मंगा शीर्षकों में सूचीबद्ध किया। 81 फिर भी पैरासाइट का लाइव एक्शन संस्करण 125 मिनट के विशेष कट का उपयोग करके मुख्य भूमि चीन के राष्ट्रव्यापी सिनेमाघरों में रिलीज होने में कामयाब रहा, जिसमें भाग 1 और भाग 2 को संक्षिप्त किया गया। 82 नोट्स। अक्टूबर 2023 में ये पता चला कि ली पर संदिग्ध नशीली दवाओं के उपयोग पर आंतरिक जांच के लिए मामला दर्ज किया गया था। 54 परिणामस्वरूप वो स्वेच्छा से नो वे आउट से बाहर हो गए, जो एक आगामी थ्रिलर ड्रामा धारावाहिक था, जिसका निर्माण उनके कथित नशीली दवाओं के उपयोग के खुलासे के कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। 55-56 इंचियोन मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के अनुसार 24 अक्टूबर को उन पर कैनाबिस और साइकोएक्टिव दवाओं का उपयोग करने के संदेह में आरोप लगाया गया था और 28 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 57-58 ली को एक यात्रा भी दी गई थी जांच के दौरान उसे देश छोड़ने से रोकने के लिए प्रतिबंध। 59 ली के बालों के नमूनों के प्रारंभिक परीक्षण परिणामों से पता चला कि ली ने दवाओं के लिए नकारात्मक परीक्षण किया था और आगे की जांच नवंबर 2023 तक होने की उम्मीद थी। 60 ली ने पहले पुलिस से अपने वकील के माध्यम से एक अतिरिक्त झूठ डिटेक्टर परीक्षण करने का अनुरोध किया। शिकायत यह है कि ऐसी स्थिति में नशीली दवाओं के उपयोग का आरोप लगाया जाना अनुचित है जहां केवल एक बयान है और कोई भौतिक साक्ष्य नहीं है। 61 ली ने स्वीकार किया था कि ड्रग्स उसे एक परिचारिका द्वारा दी गई थी जिसके साथ वो बार में गया था, लेकिन उसने कहा कि वह इस बात से अनजान था कि उसे जो दिया गया था वह अवैध ड्रग्स था और ऐसा करने के लिए उसे धोखा दिया गया था ब्लैकमेल की कोशिश का। 62 एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में ली के सार्वजनिक व्यक्तित्व और सार्वजनिक हस्तियों के प्रति दक्षिण कोरियाई समाज की उच्च नैतिक अपेक्षाओं और बेवफाई और नशीली दवाओं के उपयोग दोनों के प्रति मजबूत सामाजिक अस्वीकृति के कारण ली और जांच को दक्षिण कोरियाई मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया गया था। 63 योन सांग हो, जन्म 25 दिसंबर 1978, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्होंने अपनी वयस्क एनिमेटेड फिल्मों द किंग ऑफ पिग्स 2011 और द फेक 2013 और लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान 2016, इसके एनिमेटेड प्रीक्वल सियोल स्टेशन 2016 और लाइव एक्शन सीक्वल में काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की। पेनिनसुला 2020 और पहली दक्षिण कोरियाई सुपरहीरो फिल्म साइकोकाइनेसिस 2018। करियर 25 दिसंबर 1978 को सियोल में जन्मे येओन सांग हो ने पश्चिमी चित्रकला में डिग्री के साथ संगमयुंग विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1997 में अपनी पहली एनिमेटेड लघु फिल्म मेगालोमेनिया ऑफ डी का निर्देशन किया। उसके बाद 2000 में डी डे और 2002 में द हेल का निर्देशन किया। फिर 2004 में अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस स्टूडियो दादाशो स्थापित किया। उनकी अगली 2 एनिमेटेड लघु फिल्में थीं, द हेल, टू काइंड्स ऑफ लाइफ 2006 और लव इज प्रोटीन 2008 को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में आमंत्रित किया गया था। द हेल, टू काइंड्स ऑफ लाइफ ने शॉर्ट्स फिल्म फेस्टिवल एशिया में एशियन घोस्ट अवार्ड और 2007 के लियोन एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्कूल शॉर्ट फिल्म बैटल रॉयल के लिए पब्लिक अवार्ड जीता और लव इज प्रोटीन को प्रतियोगिता में प्रदर्शित किया गया। 2009 में सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला का 2009 कर्टोसिकिट अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव 3-4 लव इज प्रोटीन को बाद में 3 लघु सर्वग्राही इंडियनी बॉक्स सेल्मा प्रोटीन कॉफी में शामिल किया गया। 5 येओन ने 201 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एनिमेटेड ओपनिंग ट्रेलर का भी निर्देशन किया। 6 योन का पहला फीचर लंबाई एनिमेशन द किंग ऑफ पिग्स 2011 था, जो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो अपने व्यवसाय के दिवालिया हो जाने के बाद अपनी पत्नी को मार देता है और अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त एक भूतलेखक की तलाश करता है, 15 साल बाद जब दोनों को किशोरावस्था में गंभीर रूप से परेशान किया गया था। माध्यमिक विद्यालय में सातोशी कोन और मिनोरू फुरुया के काम से प्रेरित होकर येओन ने कहा कि फिल्म की घटनाएं उनके अपने जीवन से ली गई थी और पटकथा लिखते समय वो रो पड़े। 7-8 कम बजट 150,000 अमेरिकी डॉलर की फिल्म को बदमाशी, हिंसा और प्रणालीगत गरीबी,
और इस तरह के उत्पीड़न के आजीवन प्रभाव के कच्चे चित्रण के साथ साथ सार्वजनिक दृष्टिकोण के मनोविज्ञान के लिए व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। हीरो फिगर 9-10 ये कांस फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित होने वाली पहली कोरियाई एनिमेटेड फिल्म बन गई, जहां इसे 2012 डायरेक्टर्स फोर्टनाइट साइडबार में प्रदर्शित किया गया। 1-1-1-2-1-3 इसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ कोरिया अवार्ड, सीजीवी मूवी कोलाज अवार्ड और 2011 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सातोशी कोन में नेटपैक अवार्ड शामिल हैं। 2012 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमेशन और स्पेशल मेंशन में उपलब्धि के लिए पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर के लिए न्यू फ्लैश अवार्ड और 2013 जैमसन डबलिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार। 14-15 उनकी अनुवर्ती द विंडो सेना में हिंसा को दर्शाने वाली 30 मिनट की एनिमेटेड लघु फिल्म थी और इंडी स्पेस एक स्वतंत्र थिएटर और स्वतंत्र फिल्मों के डिजिटल वितरक इंडीप्लग द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म रिलीज प्रोजेक्ट की पहली फिल्म थी। येओन ने कहा कि स्क्रिप्ट कार्टूनिस्ट चोई ग्यू सेओक द्वारा सचित्र 100% उनकी अनिवार्य सैन्य सेवा करते समय उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित थी। 16 द विंडो ने 2013 फैंटासिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी से विशेष उल्लेख जीता। येओन ने अंधेरे, विवादास्पद विषयों के साथ वयस्कों पर लक्षित एनिमेशन बनाना जारी रखा जो क्रूरतापूर्वक और तीक्ष्णता से मानव स्वभाव और सामाजिक यथार्थवाद का पता लगाता है। उनकी दूसरी विशेषता द फेक 2013 में संगठित धर्म की आलोचना की गई है, जिसमें एक पंथ नेता ग्रामीण अशिक्षित ग्रामीणों को उनके मुआवजे के पैसे से ठग लेता है, जबकि कोई भी उस स्थानीय उपद्रवी पर विश्वास नहीं करता है जो सच्चाई का पता लगाता है। पात्रों को ओह जंग से और यांग द्वारा आवाज दी गई थी। 1 जून, जिन्होंने पहले लव इज प्रोटीन और द किंग ऑफ पिग्स में अभिनय किया था। 17 येओन ने कहा कि उन्होंने एफटीए और 4 प्रमुख नदियों परियोजना के मुद्दों के संबंध में अपने राजनीतिक असंतोष के कारण 2009 में पटकथा लिखी थी। 18 द फेक ने 2013 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना विश्व प्रीमियर किया और 2013 गिजोन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एनिमाफिक्स की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, 2013 सिजिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म और 2014 कोरियाई में FIPRESCI पुरस्कार जीता। एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स 192021। इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे एनिमेटेड फीचर सियोल स्टेशन 2015 में रयू सेओंग रयोंग और शिरम यून क्यूम को आवाज अभिनेताओं के रूप में लिया। 22 येओन ने कहा कि वह एक ज़ोंबी फिल्म बनाकर समाज के सामूहिक गुस्से को सरल, शक्तिशाली तरीके से चित्रित करना चाहते थे जिसमें कोरिया के लोकतंत्रीकरण के लिए विरोध कर रहे लोगों के बीच लाशें हैं। 23 2016 में येओन ने अपनी पहली लाइव एक्शन फिल्म ट्रेन टू बुसान रिलीज की, जो बुसान जाने वाली ट्रेन में देश में अचानक ज़ोंबी सर्वनाश शुरू होने और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने की घटना पर आधारित है। फिल्म को बहुत सारी समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, जिसमें इसके पात्रों और सामाजिक टिप्पणियों के उपयोग की प्रशंसा की गई थी। 2020 में एक स्टैंडलोन सीक्वल पेनिनसुला रिलीज किया गया था, जिसका निर्देशन भी येओन ने किया था। 23 जियोन सोनी, कोरियाई, जॉन सोनी, जन्म 20 मार्च 1991, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। वो अपनी टेलीविजन श्रृंखला एनकाउंटर, व्हेन माय लव ब्लूम्स और अवर ब्लूमिंग यूथ के साथ साथ चीनी फिल्म सोलमेट के कोरियाई रीमेक के लिए जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन जियोन की मां 1970 के दशक की पॉप संगीत जोड़ी बनी गर्ल्स को कीको जे सूक हैं। एक उन्होंने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 करियर जियोन ने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स में ब्रॉडकास्टिंग एंटरटेनमेंट विभाग में भाग लेने के दौरान 2014 में स्वतंत्र फिल्म फोटो के माध्यम से अपने अभिनय की शुरुआत की। 2 जब उन्होंने कॉलेज के दौरान बड़ी फिल्मी हस्तियों के साथ लघु फिल्मों में काम किया तो उन्होंने अभिनेत्री बनने का फैसला किया। जनवरी 2018 में उन्हें सिने 21 के 1140वें अंक में 2018 की सबसे उल्लेखनीय नई अभिनेत्रियों में से एक चुना गया था। 3 जीन ने एनकाउंटर में पाक बो गम के दोस्त के रूप में अपनी सहायक भूमिका के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया। 4-5 उन्हें अप्रैल 2020 में TVN नाटक व्हेन माय लव ब्लूम्स के माध्यम से यू जी ताए, ली बो यंग और पाक जिन्योंग के साथ पहली मुख्य टेलीविजन भूमिका मिली। 6-7-8 जुलाई 2020 में जियोन को किम दा मील और ब्योन वू सेओक के साथ चीनी फिल्म सोल मेट के कोरियाई रीमेक में अभिनय करने की पुष्टि की गई थी।
9/1/031 दिसंबर को उन्हें की दो हून के साथ काकाओ टीवी नाटक राइटिंग योर फेट की मुख्य महिला भूमिका के रूप में पुष्टि की गई। 11-12 जुलाई 2023 में मैनेजमेंट सूप के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद जीन मुक्त एजेंट बन गई। 13 इसके बाद जियो ने फैबल कंपनी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो एक नई मनोरंजन एजेंसी है जिससे चोई वूसिक संबंधित है। 14 फिल्मोग्राफी। फिल्म ली जंग ह्यून, जन्म 7 फरवरी 1980, जिन्हें उनके कभी कभार स्टेज नाम अवा से भी जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई गायिका और अभिनेत्री हैं। उन्हें पहली बार अपनी पहली फिल्म में पुरस्कार विजेता भूमिका के साथ अपनी अभिनय क्षमताओं के लिए पहचाना गया था और अपने शानदार गायन करियर के साथ दक्षिण कोरिया के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में से एक के रूप में स्थापित हुई हैं। उन्हें टेक्नो क्वीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कोरिया में तकनीकी संगीत शैली की शुरुआत की थी। उद्धरण वांछित ली को वी भिन्न गानों के लिए बदलते नए रूप के कारण परिवर्तन की रानी के रूप में भी जाना जाता है। 2-3 उन्हें उन पहले कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने चीन में कोरियाई लहर हल्लियू पेश की और सनसनी फैला दी। 4-5 करियर। अभिनेत्री के रूप में ली जंग ह्यून ने 16 साल की उम्र में 1996 में ए पेटल में अभिनय की शुरुआत की, जिसने 34वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स, 17वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और 16वें कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी बताती है जिसने 15 साल की उम्र में ग्वांगजू विद्रोह का अनुभव किया और बाद के वर्षों में उसके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। 1996 से ली को दक्षिण कोरिया, जापान और चीन में परियोजनाओं के साथ कई अभिनय भूमिकाएं मिली हैं। 6-7 2010 में ली ने चीनी श्रृंखला कन्फ्यूजियस में नानजी की भूमिका निभाकर अपने अभिनय कौशल को फिर से हासिल किया। 2011 में ली ने पाक चान वूक और पाक चान कियोंग की पुरस्कार विजेता फैंटेसी लघु फिल्म नाइट फिशिंग में एक जादूगर की भूमिका निभाई, जिसे पूरी तरह से एक आईफोन पर शूट किया गया था। 8-9 नाइट फिशिंग ने 2011 बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए गोल्डन बियर जीता। 2012 में ली ने आने वाली उम्र की फिल्म जुवेनाइल ऑफेंडर में एक अकेली मां की भूमिका निभाई, 10 जिसने क्यों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर का पुरस्कार जीता। उन्हें 2014 की ब्लॉकबस्टर द एडमिरल रोअरिंग करेंट्स में मुख्य कलाकारों में एकमात्र महिला किरदार के रूप में लिया गया था। ली ने SBS के नाटक द फैमिली इज कमिंग से टेलीविजन पर वापसी की। 11 2015 में ली ने ब्लैक कॉमेडी फिल्म एलिस इन एनेस्टलैंड में अभिनय किया, जिसने 36वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स और तीसरे वाइल्ड फ्लावर फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 12 इसके बाद ली ने 2016 में बॉलिंग फिल्म स्प्लिट, 13 और 2017 में युद्ध फिल्म द बैटलशिप आइलैंड में अभिनय किया। 14-15-16-2019 में ली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शैल वी में अभिनय करने वाले हैं। इसे फिर से करें। 17 2020 में ली ने जॉम्बी फिल्म पेनिनसुला में अभिनय किया। 18 अगले वर्ष वो पाक चान वूक की रहस्यमय फिल्म डिसीजन टू लीव में दिखाई दी। गायक के रूप में एक पुरस्कार विजेता अभिनय प्रदर्शन के साथ शुरुआत करने के बाद ली ने के पॉप दृश्य में तकनीकी शैली और प्रत्येक गीत के लिए अपनी नई नवीनीकृत शैलियों की शुरुआत करके अपने गायन करियर की शुरुआत की। ली प्रत्येक रिलीज के लिए एक अद्वितीय व्यक्तित्व धारण करते हैं, जैसे जलपरी, बाबी गुड़िया, आदिवासी रानी, सैनिक, कोरियाई लोक नर्तक, बेली डांसर या समुद्र की राजकुमारी। पिछले कुछ वर्षों में उन्हें कई उपनाम मिले हैं, जिनमें कोरिया की टेक्नो क्वीन, परफॉर्मेंस आर्ट की रानी, सुश्री करिश्मा, लिटिल जॉइंट और चेंज कीरा नी शामिल हैं। 1920 अपना पहला एकल संगीत जारी करने से पहले वो जो PD के एकल फीवर में एक अतिथि गायिका के रूप में दिखाई दी, जो संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। वो गूफी के द रूल ऑफ द गेम के संगीत वीडियो में भी दिखाई दी। 21 उनका प्रारंभिक कार्य तकनीकी शैली का नृत्य संगीत है। उनका पहला एकल वाह वाह कम 3 सप्ताह तक कोरियाई चार्ट में शीर्ष पर रहा, जबकि उनके दूसरे बक्वेओ बक्वो चेंज ने सर्वश्रेष्ठ गीत और सर्वाधिक प्रसारण गीत के लिए पुरस्कार जीते। ये दो गाने पूरे एशिया और यूरोप के कलाकारों द्वारा कवर किए गए थे। उनके पहले के कई गाने एक अस्वीकृत प्रेमी के नजरिए से गुस्से में गाए गए हैं।
इन 2 एकल ने ली को शीर्ष कोरियाई गायकों में से एक के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अपने मजबूत रंगीन प्रदर्शन से पूरे एशिया में सफलतापूर्वक लोकप्रियता हासिल की। 2002 के आम चुनावों से पहले गायिका से राजनीतिक दलों ने पूछा था कि क्या वे अपने अभियानों में परिवर्तन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। ली ने दिसंबर 2004 में अपनी शुरुआती हिट वा और हेवन के जापानी संस्करण जारी किए। जनवरी 2005 के तीसरे सप्ताह में ओरिकॉन चार्ट पर एकल को #26 स्थान मिला। हेवन कोरियाई नाटक ब्यूटीफुल डेज के लिए एक थीम गीत था। यह नाटक जापान में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ। 31 दिसंबर 2004 को ली को हेवन एंड वा कम ऑन प्रदर्शन करने और वार्षिक नववर्ष की पूर्व संध्या लाइव संगीत शो कोहाकू उटागैसेन के 55वें संस्करण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। 2006 में उन्होंने अपना पहला जापानी एल्बम दिस इज ह्यूनी रिलीज की। ली बीजिंग ओलंपिक 2008 थीम सॉन्ग गाने में भाग लेने वाले पहले विदेशी थे। 2008 में उन्होंने लव मी शीर्षक के साथ अपना पहला मंदारिन एल्बम जारी किया। अपने 5वें एल्बम पैशन के साथ उन्होंने स्पेनिश गिटार और फ्लेमेंको शैली के टैप डांस के साथ लैटिन प्रभावित ध्वनि पर स्विच किया। मई 2009 में उन्होंने अपना पहला कोरियाई मिनी एल्बम अवहोलिक रिलीज किया, जिसमें क्रेजी, वोग इट गर्ल और मिरो जैसे 3 गाने शामिल थे। 23 संगीत वीडियो क्रेजी को ब्रायन फ्रीडमैन द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। 24 सितंबर 2009 में उन्हें क्लब आंसर, सियोल, दक्षिण कोरिया में लेडी गागा के द फेम बॉल टूर में उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया था। दिसंबर 2009 में ली ने कोरियाई टीवी नाटक आयरिस के साउंडट्रैक के लिए अपना पहला गीत गाया। गीत हाउ कैन आई होल्ड बैक टीयर्स उन्हें उनके 10 साल से अधिक के गायन करियर में पहली बार गाथा गीत शैली में ले जाता है। 2010 में उनका 7वां एल्बम 11 मई 2010 को शीर्षक गीत सस्पिशियस मैन के साथ जारी किया गया था। इस शीर्षक एकल संगीत वीडियो में ली ने एक बार फिर छोटे सुनहरे बालों वाले एक प्रतिशोधी हत्यारे को पेश करके अपनी गतिशील प्रदर्शन सीमा दिखाई। 7वें एल्बम का शीर्षक था 007वां। 2013 में उन्होंने अपना एकल शीर्षक वी जारी किया, जिसमें पाक चान वूक और पाक चान कियोंग द्वारा निर्देशित एक संगीत वीडियो में जिनगू शामिल थे, जिनके साथ उन्होंने पहले नाइट फिशिंग पर काम किया था। 252627 सांस्कृतिक राजदूत अगस्त 2007 में गायिका अभिनेत्री ली को यूनेस्को सद्भावना राजदूत नामित किया गया था। 22 जून 2012 को ली को कोरिया चीन सांस्कृतिक उद्योग सम्मेलन, जिसे CICON कहा जाता है, के लिए मानद राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। 29-30 व्यक्तिगत जीवन ली ने 2019 में एक निजी समारोह में आर्थोपेडिक डॉक्टर पाक यू जंग से शादी की। 31-32 फन स्टोरेंट में स्टॉप रेसिपी में उनकी उपस्थिति के दौरान उनके पति, जिनके चेहरे को गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण सेंसर किया गया था, को बच्चा। अंततः 2023 में शो में उनकी पुनः उपस्थिति पर उनका चेहरा सामने आया। 7 दिसंबर 2021 को ली ने अपने YouTube चैनल पर घोषणा की कि वह गर्भवती हैं। 23 अप्रैल 2022 को ली की एजेंसी ने पुष्टि की कि ली ने 20 अप्रैल 2022 को अपनी पहली बेटी पाक सियो आह को जन्म दिया है। 35 संगीत आर्केड गेम में ली के संगीत को रिदम गेम्स में दिखाया गया है। वाओ और बक्कवो को कोरियाई नृत्य खेल लेट्स डांस और टेक्नो मोशन में शामिल किया गया था। इन गानों को डांस रेवोल्यूशन 3RD मिक्स के कोरियाई रिलीज के साथ साथ डांस रेवोल्यूशन 4TH मिक्स गेम्स में भी प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा नूह ट्रांस मिक्स को एज 2 डांसर में प्रदर्शित किया गया था। उसका गाना आओ पंप इट अप NX एब्सोल्यूट डांस मशीन में दिखाया गया है। इसमें एक लघु चीनी संस्करण और पूर्ण गीत संस्करण दोनों दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान में आई विल गिव, गोइंग क्रेजी और अन्य गाने ऑडिशन एक ऑनलाइन डांस रिदम गेम पर दिखाए जाते हैं। 36 डिस्कोग्राफी मुख्य लेख ली जंग ह्यून डिस्कोग्राफी 27 दिसंबर 2023 को सुबह 10:30 बजे ली 48 साल की उम्र में सेंट्रल सियोल में वारियोंग पार्क के पास सड़क पार्किंग स्थल पर अपनी कार के अंदर मृत पाए गए। 64 यात्री सीट पर एक चारकोल ब्रिकेट था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दक्षिण कोरिया में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के माध्यम से आत्महत्या में किया जाता था।
6-5-6-6-6-7 पुलिस को पहले उनकी पत्नी से रिपोर्ट मिली थी कि ली ने सुसाइड नोट जैसा मेमो लिखने के बाद घर छोड़ दिया था। 6-8-6-9-7-0 ली का अंतिम संस्कार सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल के संस्कार हॉल में किया गया था और उन्हें 29 तारीख को येओनह्वाजांग, सुवॉन में दफनाया गया था। 71 ली की मृत्यु दक्षिण कोरियाई मशहूर हस्तियों के बीच कई संदिग्ध आत्महत्याओं के बीच हुई और CNN के एक विश्लेषण लेख में कहा गया कि इसने दक्षिण कोरिया के मनोरंजन उद्योग में उच्च दबाव वाले माहौल पर प्रकाश डाला। 72 ली की मृत्यु के बाद एक महिला को उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 73-74 और उसे अभियोजन के लिए भेज दिया गया है। 75 निदेशक बोंग जून हो और अन्य प्रमुख हस्तियों ने ली का मौत में दक्षिण कोरियाई मीडिया और पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की। टेलीविजन श्रृंखला ए टाइम कॉल्ड यू 2023 में अभिनय करने के बाद जियोन का करियर लगातार बढ़ रहा है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जियोन को मूल रूप से अपने स्कूल के दिनों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा थी। हालांकि जिस विश्वविद्यालय में वो दाखिला लेना चाहती थी उसमें प्रवेश पाने में असफल होने के बाद उसे फिल्मों के प्रति अपने जुनून का पता चला। डेड पोएट्स सोसाइटी देखने के दौरान, एक ऐसी फिल्म जिसने उनकी आंखों में आंसू ला दिए, उन्होंने फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने का फैसला किया। 2. डोंगडुक महिला विश्वविद्यालय में ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट में अध्ययन के दौरान जीन ने संगीत और थिएटर के लिए एक स्टाफ सदस्य के रूप में काम किया। 2009 में 21 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय को आगे बढ़ाने का फैसला किया और अपने कॉलेज के संगीत लूनोटिक में भाग लिया। प्रोडक्शन में उन्होंने मनोभ्रंश से पीड़ित एक दादी की भूमिका निभाई, एक ऐसा अनुभव जिसे वह एक अभिनेत्री के रूप में अपना पहला काम मानती हैं और उनके लिए महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। 2015 में जीन ने पीरियड ड्रामा फिल्म द ट्रैचेस से अपनी शुरुआत की। 2017 में जीन ने थ्रिलर टीवी श्रृंखला सेव मी में एक धार्मिक पंथ की जांच करने वाले एक अंडरकवर पत्रकार की भूमिका निभाई। 5 जीनोन आफ्टर माई डेथ 2018 में अपने प्रदर्शन के बाद प्रमुखता से उभरी और उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें 56वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार, 22वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ष की अभिनेत्री का पुरस्कार और शामिल हैं। 2017 सियोल इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में इंडी पेंडेंट स्टार अवार्ड। 2 जुलाई 2018 को ये घोषणा की गई कि जीन ने जे वाइट कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अक्जिल क्युंगचल बैड पुलिस एक 2019 दक्षिण कोरियाई एक्शन फिल्म है जो ली जियोंग बियोम द्वारा लिखित और निर्देशित है। मुख्य भूमिकाओं में ली सन क्यू, जियोन सोनी, पाक हे जून और सॉन्ग यंग चांग अभिनीत निर्देशक के रूप में यह निर्देशक ली की चौथी फीचर लेंथ फिल्म है और नो टीयर्स फॉर द डेड के बाद उनकी पहली फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई थी। 2014 फिल्म एक भ्रष्ट मानव वध जासूस की कहानी है जिसकी पुलिस गोदाम विस्फोट में संलिप्तता का संदेह है और साजिशकर्ताओं द्वारा पीछा किए जाने और हमला किए जाने के दौरान साजिश को उजागर करने के लिए एक किशोर लड़की की मदद लेती है। वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा नाटकीय रूप से वितरित ये फिल्म 20 मार्च 2019 को दक्षिण कोरिया में रिलीज हुई और इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। एक्शन दृश्यों और प्रदर्शनों की प्रशंसा की गई लेकिन सिवोल फेरी घटना से संबंधित सबप्लॉट के लेखन और कार्यान्वयन की आलोचना की गई। यह एक व्यावसायिक विफलता बन गई जिसके नाटकीय प्रदर्शन की समाप्ति से पहले कुल 248 टिकटें बिक गईं। 3 मई 2019 को इसे नेटफ्लिक्स के माध्यम से स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। कथानक जो पिल हो एक अनसन आधारित भ्रष्ट मानव वध जासूस है। उसका पैसा एक संदिग्ध रियल एस्टेट सौदे में फंस गया है। आंतरिक मामले उसकी गर्दन को दबा रहे हैं। हताश होकर उसने गीचुल की मदद से एक पुलिस गोदाम को लूट लिया। उसका मुखबिर अपराध में अनिच्छुक भागीदार बन गया। गीचुल के घुसने के बाद गोदाम में विस्फोट हो गया जिससे गीचुल की मौत हो गई और जो बेहोश हो गया। घटनास्थल पर एक फायरमैन ने गीचुल का फोन चुरा लिया और उसे फोरेंसिक रिकवरी के लिए एक अज्ञात पार्टी को सौंप दिया। कथित आत्महत्या के अगले दिन गोदाम के मालिक का शव मिला। एक शौचालय में फायरमैन की भी मौत हो गई। ये पता चला है कि विस्फोट ने कई मिलियन डॉलर के घोटाले में ताइसुंग समूह नामक सबसे बड़े कोरियाई निगम के सीईओ को शामिल करने वाले सभी सबूत नष्ट कर दिए। गीचुल के फोन में ताइसुंग समूह के कर्मचारी क्वोन ताइजू के विस्फोट से पहले गोदाम में घुसने का फुटेज है। अस्पताल में जागने पर अधिकारियों द्वारा जो से पूछताछ की जाती है। चूंकि वो संलिप्तता से इनकार करता है,
जो को पता चलता है कि विस्फोट से पहले गी चुल की हत्या कर दी गई थी। जो गी चुल के अपार्टमेंट में जाता है जहां दोनों ने अपनी कमाई छिपा रखी थी, लेकिन पैसे चोरी हो चुके थे। जो सीसीटीवी फुटेज देखती है और गी चुल की प्रेमिका जंग मीना की पहचान करती है। उसके कार्यस्थल पर उसकी मुलाकात मीना के करीबी दोस्त सोंग जी वोन के पिता से होती है। जी वोन एक महिला अधिकारी थी जिनकी सिवोल फेरी घटना में मृत्यु हो गई थी। जो मीना को एक मोटेल में ढूंढती है और उसे और उसके दोस्त सोही को पकड़ लेती है। पूरी तरह से अपने पैसे वापस पाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने उन दोनों को अपनी कार में हथकड़ी लगा दी और मीना के पते पर चला गया, मीना के दावे को नजरअंदाज करते हुए कि उसे गी चुल से एक वीडियो संदेश प्राप्त हुआ था। मीना जो को परेशान करती है, जिससे उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और सोही के साथ भाग जाती है। स्टेशन पर वापस जो को पता चला कि गी चुल ने अपनी मौत से पहले फुटेज को मीना के फोन पर भेजा था। सरकारी अभियोजक नाम सुंग सिक ने जो को अपना नाम साफ करने के बदले में फुटेज पुनः प्राप्त करने के लिए कहा। अपनी राहत के लिए जो को अपनी कार में मीना का फोन मिलता है। उसे पहले ही उससे जब्त कर लिया था, लेकिन वो बंद है। वो उसके पते पर जाता है और अपने पैसे का कुछ हिस्सा ढूंढता है, लेकिन क्वोन में भाग जाता है। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद मीना के घर पहुंचते ही क्वोन ने जो को बेहोश कर दिया। क्वोन उसे मारने और जो पर दोष मढ़ने की तैयारी करता है। जो उठता है और क्वोन से निपटता है, जिससे दोनों अपार्टमेंट से गिर जाते हैं। शोर पड़ोसी का ध्यान खींचता है और क्वोन पीछे हट जाता है। जो मीना को अपनी कार में बैठाकर ले जाता है। यदि वह अवैध गर्भपात क्लिनिक में सोही के गर्भपात के लिए भुगतान करता है तो वो फोन अनलॉक करने के लिए सहमत हो जाती है। वो अनुपालन करता है और गर्भपातकर्ता द्वारा उसे अपना दलाल समझकर के साथ एक रात के लिए भुगतान करने के बाद जो उस आदमी की बेरहमी से पिटाई करता है। नाम जो को बुलाता है, जो बताता है कि उसके पास मीना है और पदोन्नति के बदले में उसे मुख्य गवाह के रूप में देने के लिए सहमत होता है। जो लड़कियों को अपने घर ले जाता है और सोही को अपनी पत्नी ही सूक की देखरेख में छोड़ देता है। जैसे ही वो मीना को मिलन स्थल तक ले जाता है, उसे पता चलता है कि वो जी वोन की मृत्यु के बाद से अवसाद और आत्मघाती विचारों से लड़ रही थी। वो उसे गवाही देने के बाद जी वोन के पिता के भोजनालय में भोजन के लिए वापस ले जाने का वादा करता है। हालांकि यह मुलाकात एक घात साबित हुई क्योंकि नाम ताइसोंग ग्रुप के पैरोल पर है। वे जो को प्रताड़ित करते हैं और मीना को मारने की धमकी देते हैं। जो झूठ बोलता है और उन्हें शेष फुटेज के बदले में मीना और उसे छोड़ने के लिए मना लेता है। क्वोन सहमत हो जाता है और मीना को रिहा कर देता है। हालांकि जीने की इच्छा खो चुकी लड़की इमारत से कूद जाती है। फिर जो को ताइसुंग समूह के सीईओ जंग यी हयांग से मिलने के लिए ले जाया जाता है, जो उसे वीडियो के बदले पैसे की पेशकश करता है। थोड़ी देर बाद जिस दिन ताइसुंग समूह एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम आयोजित करता है, जो उनके मुख्यालय का दौरा करता है, वो आंतरिक मामलों के अधिकारी किम मिनजे को ताइसुंग समूह के साथ संलिप्तता का दावा करने के लिए बुलाता है और उस व्यक्ति को उसे पकड़ने की चुनौती देता है। जो गैर धातु भागों से बनी एक बंदूक इकट्ठा करता है और जंग को मारने की तैयारी करता है। हालांकि उसके कार्यों का पता चल गया है। उसे वश में किया जाता है, हथकड़ी लगाई जाती है और डूबने के लिए भीगे हुए टब के अंदर फेंक दिया जाता है। जब जंग छात्रों को संबोधित कर रहा होता है, जो उसकी कैद से भाग जाता है, वो गार्डों पर हमला करता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है और क्वोन को घातक रूप से गोली मार देता है। फिर वो मंच पर जाता है और जंग के सिर में गोली मारता है, इससे पहले किम उसे गोली मार देता। ताइसोंग समूह का एक कर्मचारी सबूतों को नष्ट करने में अपनी भागीदारी की गवाही देने के लिए आगे बढ़ता है। नाम भी शामिल है, जो घावों से बच गया और उस पर हत्या का आरोप लगाया गया। ही सूक ने सोही को अपनाया। मुकदमे के रास्ते में जो मीना को दोस्तों के बीच बैठा हुआ देखकर मतिभ्रम करता है और उसे देखकर मुस्कुराता है। कास्ट करें। जो पिल हो के रूप में ली सुन क्यू, एक भ्रष्ट मानव वध जासूस। मीना के रूप में जियोन सोनी, एक किशोर हाई स्कूल की छात्रा। ताइसोंग समूह के दाहिने हाथ क्वोन ताइजू के रूप में पाक हे जून। ताइसोंग ग्रुप के सीईओ जंग यी हयांग के रूप में सोंग यांग चांग। एक भ्रष्ट सरकारी वकील नाम सुंग सिक के रूप में पाक ब्योंगयू। जो पिल हो के साथी हान गीचुल के रूप में जंग गाराम। आंतरिक मामलों के अधिकारी किम मिन जे के रूप में किम मिन जे।
जो पिल हो की पत्नी यांग ही सूक के रूप में ली यू यंग, यू जी ऑन नियुक्त पुलिसकर्मी के रूप में, सोंग जी वोन के पिता के रूप में मैं ह्योंग गुक हूं, सोंग जी वोन के रूप में पाक सो यू, सो ही के रूप में क्वोन हान सोल मीना की दोस्त, ओ ही जून ड्रग एडिक्ट के रूप में, स्प्राउट विला मैडम के रूप में किम क्वाक क्यूंग ही, नाम मून चुल हिंसक अपराध जांच दल के नेता के रूप में, भ्रष्ट प्रधानाध्यापिका के रूप में जो फिलपोर्ट, उत्पादन, विकास। मैं उस सदमे को नहीं भूल सकता जो मुझे 2015 में महसूस हुआ था जब मैंने डैनवॉन हाई स्कूल का दौरा किया था। मैंने वहां जो देखा वो समाचारों में जो मैं देख रहा था उससे बहुत अलग था। मैं पूरी कहानी के बारे में सच्चाई बताना चाहता था, विशेषकर पीड़ित दोस्तों और परिवारों की भावनाओं के बारे में, इसलिए मैंने मामले पर शोध करना शुरू कर दिया। इस फिल्म को बनाने में मुझे 5 साल लग गए और इस प्रक्रिया में मैंने बहुत सारी स्वर सेंसरशिप की। फिल्म में सिवोल फेरी घटना की प्रस्तुति को संभालने पर ली जियोंग बियोम। 4. मुख्य नायक की भूमिका निभाने वाले ली सन क्यू को लगा कि पुलिस होने के बावजूद उनका किरदार एक अपराधी के करीब था। उन्होंने अपने चरित्र के बुरे स्वभाव और बदसूरत पक्ष पर जोर देने की कोशिश की, जिससे बाद में भ्रष्टाचार का सामना करने पर उनके भावनात्मक परिवर्तनों को व्यक्त करना महत्वपूर्ण हो गया। वह चाहते थे कि दर्शक उनके बुरे किरदार से चौंक जाएं। निर्देशक ली जियोंग बियोम शुरू में एक व्यावसायिक फिल्म के भीतर सिवोल फेरी घटना को संभालने में झिझक रहे थे, लेकिन 2015 में उन्हें जो सदमा महसूस हुआ उसे वो भूल नहीं पाए जब उन्होंने डैनवॉन हाई स्कूल का दौरा किया और पाया कि चीजें जो प्रस्तुत की जा रही थीं उससे अलग थीं। समाचार। उन्होंने मामले पर शोध करना शुरू किया क्योंकि वो सच्ची कहानी बताना चाहते थे, खासकर पीड़ितों के परिवारों की भावनाओं को शामिल करते हुए। फिल्म बनाने की प्रक्रिया में उन्होंने काफी स्वर सेंसरशिप की जिसमें उन्हें 5 साल लग गए। 4. कास्टिंग। ली जियोंग बियोम को मुख्य किरदार के दायरे को कवर करने में सक्षम एक अभिनेता की आवश्यकता थी, जिसके सोचने का तरीका काफी बदल जाता है, और वो ली सन क्यू के चेहरे के भावों से प्रभावित थे, जबकि उन्होंने अपने आप में एक विशाल अंतर की स्थिति का चित्रण किया था जब से वह शांतिपूर्ण है और जब वह नरक में होगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि पाक हे जून के चेहरे पर एक जानवर जैसा हिंसक पक्ष था जो ली सन क्यू से मिलने पर उभर आया था। पाक, जिन्होंने क्वोन ताइजू की भूमिका निभाई, ने महसूस किया कि यह उनके लिए शारीरिक रूप से कठिन था और उन्हें बहुत तैयारी और प्रशिक्षण करना पड़ा, लेकिन आवश्यकता हमेशा अधिक थी। मीना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जियोन सोनी को लगा कि उनका किरदार इतना बुरा बच्चा नहीं है। ये किसी फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। 5. साउंड ट्रैक। जो पिल हो, द डॉनिंग रेज, ढकना द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम विभिन्न कलाकारों, जारी किया 26 जून 2019, लंबाई 44-52, लेबल पोनी कैनन कोरिया। साउंड ट्रैक 26 जून 2019 को पोनी कैनन कोरिया द्वारा जारी किया गया था। 6-7 ट्रैक लिस्टिंग नहीं। शीर्षक कलाकार लंबाई 1. जो पिल हो, द डॉनिंग रेज शिरम ह्यून जंग ली सन क्यू कोरियाई इसेओंग्यू 2 मार्च 1975 27 दिसंबर 2023 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बोंग जून हो की अकादमी पुरस्कार विजेता फिल्म पैरासाइट 2019 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था, जिसके लिए उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीता था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकन सहित कई अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए। 1. ली ने 2000 में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की और टीवी नाटकों और संगीत थिएटर में प्रदर्शन किया। कॉफी प्रिंस और बिहाइंड द व्हाइट टॉवर दोनों 2007 नाटकों ने ली को मुख्यधारा की लोकप्रियता दिलाई, जिसके बाद उन्होंने पास्ता 2010, गोल्डन टाइम 2012 और माय मिस्टर 2018 के साथ लोकप्रियता हासिल की। इस बीच बड़े पर्दे पर उन्हें पाजू 2009 में उनकी भूमिका के लिए लास पाल्मास डी ग्रैन कैनरिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। इसके बाद मिस्ट्री थ्रिलर हेल्पलेस 2012, रोमांटिक कॉमेडी ऑल अबाउट माय वाइफ के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली 2012 और क्राइम ब्लैक कॉमेडी ए हार्ड डे 2014। ली ने निर्देशक होंग सांग-सू के साथ भी सहयोग करना जारी रखा और होंग के साथ उनकी कलात्मक फिल्मों में नाइट एंड डे 2008, ओकी मूवी 2010 और नोबडीज डॉटर हेवॉन 2013 शामिल हैं। 27 दिसंबर 2023 को
ली की 48 वर्ष की आयु में कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय ली की कथित नशीली दवाओं के सेवन के लिए जांच की गई थी। 2. प्रारंभिक जीवन। ली सुन क्यू का जन्म 2 मार्च 1975 को सियोल में हुआ था। 3-4 उन्होंने 1994 में कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और ललित कला स्नातक के साथ इसके स्कूल ऑफ ड्रामा की पहली कक्षा में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5-6 करियर। 2012 अभिनय की शुरुआत। ली ने 2000 की लघु फिल्म साइको ड्रामा में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की। 2001 में उन्होंने स्टेज म्यूजिकल द रॉकी हॉरर शो में ब्रैड मेजर्स के रूप में अपने स्टेज अभिनय की शुरुआत की। 8 और सिटकॉम लवर्स में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। 5. ली ने अंततः 2007 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मेडिकल ड्रामा व्हाइट टॉवर और अत्यधिक लोकप्रिय रोमांटिक श्रृंखला कॉफी प्रिंस से अपनी सफलता हासिल की। 9 उन्हें 43वें बैक्सॉन कला पुरस्कार के दौरान टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। 7 कॉफी प्रिंस के अलावा उन्होंने निर्देशक ली यून जंग के साथ 2 बार काम किया, 2005 में खेल थीम वाले तायरुंग नेशनल विलेज में और 2009 में स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा ट्रिपल में। 10. अपनी बढ़ती प्रसिद्धि के बावजूद ली ने अपनी अभिनय क्षमता को निखारने के लिए कम बजट की कलात्मक फिल्मों की ओर रुख किया। वो होंग सांग-सू द्वारा निर्देशित फिल्मों में दिखाई दिए, जैसे नाइट एंड डे, लॉस्ट इन द माउंटेन, ओकी मूवी, नोबडीज डॉटर हेवॉन और अवर सुनही। होंग अपनी फिल्मों में सामान्य जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। 8 ली ने पाजू को भी शीर्षक दिया। 11 जिसके लिए उन्होंने स्पेन में आयोजित लास पाल्मास डी ग्रैंड कैनरिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। फिल्म वितरक मायोंग फिल्म ने निर्णायक समिति के हवाले से कहा कि ली को अपनी पत्नी की छोटी बहन से प्यार करने के कारण उनके किरदार द्वारा महसूस की गई पीड़ा को चित्रित करने के लिए उच्च अंक दिए गए। 12. ली ने पास्ता में अपनी सौम्य टीवी नाटक छवि को सफलतापूर्वक हटा दिया, जहां उन्होंने एक शानदार लेकिन आक्रामक शेफ की भूमिका निभाई। 13 श्रृंखला की लोकप्रियता ने उन्हें एक विश्वसनीय रोमांटिक अग्रणी व्यक्ति बना दिया। 141516 पेटी रोमेंस ने उन्हें अपने माई स्वीट सियोल के सह कलाकार चोई कांग ही, 171819 और वन अपमैनशिप एक्शन कॉमेडी ऑफिसर ऑफ द ईयर, जिसे अरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, के साथ फिर से जोड़ा। किंग ने जल्द ही पीछा किया। 2021 ली ने अवर स्लाइटली रिस्क रिलेशनशिप में अभिनय करके ड्रामा स्पेशल, पूर्व में ड्रामा सिटी, के पुनरुद्धार के लिए अपना समर्थन दिखाया। उनके अभिनय को बाद में केबीएस ड्रामा अवार्ड्स में मान्यता मिली। उन्होंने अपने करियर में इसके योगदान को स्वीकार करते हुए युवा प्रतिभाओं के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में लघु नाटक प्रारूप के महत्व का लगातार बचाव किया। 22 2012-2017 बढ़ती सफलता। 2012 में उन्होंने लगातार 2 अच्छी तरह से समीक्षा की गई बड़ी स्क्रीन हिट फिल्मों में अभिनय किया, मिस्ट्री थ्रिलर हेल्पलेस 23 और रोमांटिक कॉमेडी ऑल अबाउट माई वाइफ। 24-25 पास्ता के निर्देशक क्वोन सेओग जांग के साथ दोबारा जुड़कर ली ने गोल्डन टाइम में एक ट्रॉमा डॉक्टर की भूमिका निभाई। 26 क्वोन के साथ उनका तीसरा सहयोग मिस कोरिया था, जो 1990 के दशक में आईएमएफ संकट के बीच एक नाटक था। 27-28 ली 2013 में माइक बाटलेट के स्टेज प्ले लव 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 में अपनी पत्नी जियोन हाई जिन के साथ थिएटर में लौटे। 29 अगले वर्ष उन्होंने फिल्म ए हार्ड डे में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में प्रदर्शित किया गया। 2014 कांस फिल्म फेस्टिवल और बॉक्स ऑफिस पर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्लीपर हिट बन गई। 3031322015 में ली ने कोर्टरूम ड्रामा फिल्म द एडवोकेट ए मिसिंग बॉडी में अभिनय किया। 33-34 अक्टूबर 2016 में ली 2018-2023 टेलीविजन पर वापसी और पुनरुत्थान। 2018 में ली ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित टेलीविजन श्रृंखला माई मिस्टर में अभिनय किया। 35-36 उसी वर्ष उन्होंने एक्शन थ्रिलर फिल्म टेक पॉइंट में अभिनय किया। 37-2019 में ली ने कानूनी टेलीविजन श्रृंखला प्रोसिक्यूटर सिविल वॉर में अभिनय किया। 38 ली 22 से 5 अप्रैल 2019 में पैरासाइट कास्ट के साथ। 2019 में ली ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म पैरासाइट में पाक परिवार के पिता पाक डोंग-इक नाथन बगड़ोंगिक बाक डोंगिक की भूमिका निभाई।
पैरासाइट का निर्देशन बोंग जून हो ने किया था और यह पाम डी ओर के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई फिल्म बन गई। 539 ली सहित पैरासाइट के कलाकारों को मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एसएजी पुरस्कार भी मिला। 40 2021 में ली ने एक न्यूरोसाइंटिस्ट की भूमिका निभाई जो मृतक के दिमाग को हैक करके अपने परिवार की रहस्यमय मौत को सुझाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर ब्रेन एप्पल टीवी जोड़ के लिए निर्मित पहला कोरियाई भाषा का शो है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता किम जी वून की ड्रामा सीरीज की शुरुआत के रूप में विज्ञान फाई थ्रिलर इसी नाम के कोरियाई वेबटून पर आधारित है। 54142 उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 50वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 3 उसी वर्ष ली राजनीतिक ड्रामा फिल्म किंगमेकर में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में दिखाई दिए। 4344 फिल्म में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 58वें बैक्सॉन्ग कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन मिला। हालांकि ये पुरस्कार उनके सह कलाकार सोल क्यूंग गू को मिला। 45 निर्देशक किम ही वोन और पटकथा लेखक पाक जे बम ने मिलकर मई 2020 में टीवी श्रृंखला विंसेंजो बनाई, जिसमें जियोन को सॉन्ग जोंग की के साथ एक अभिनीत भूमिका की पेशकश की गई थी। उस समय कलाकारों के लिए ओके टैक योन की पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। अगस्त 2020 में जीन ने आधिकारिक तौर पर ओके टैक योन के साथ पुनर्मिलन करते हुए शो में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, जिसके साथ उसने पहले सेव मी 2017 में काम किया था। विंसेंजो के लिए पहली स्क्रिप्ट रीडिंग 5 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। 7 सितंबर 2020 में जीन ने पाक हून जंग की फिल्म नाइट इन पैराडाइस में जे योन की भूमिका निभाई। फिल्म ताएगू उहेन ताएगू द्वारा अभिनीत के चरित्र के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहन और भतीजी की बेरहमी से हत्या के बाद बदला लेना चाहता है। जेजू द्वीप पर अपने प्रवास के दौरान उसकी मुलाकात जे योन से होती है, जो एक असाध्य रूप से बीमार महिला है, जिसका किरदार जियोन ने निभाया है। हालांकि ताएगू की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि बुक्सेंग गिरोह के निदेशक मा, जिसका किरदार चा सेउंग वोन ने निभाया है, बदला लेने के लिए लगातार उसका शिकार कर रहा है। 15 मार्च 2021 को जीन को नेटफ्लिक्स श्रृंखला ग्लिच में कास्ट किया गया था। उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपने लापता प्रेमी की तलाश कर रही है। 9-12 जुलाई 2021 को जे वाइट कंपनी के साथ उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट एमएमएम के साथ हस्ताक्षर किए। दोस्तों ये जो एक तरह से सीरीज है 5 अप्रैल 2024 को हमें देखने को मिली थी। साथ ही साथ एक तरह से 6 एपिसोड टोटल इसके अंदर हमें देखने को मिले थे और 5 अप्रैल 2024 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया, साथ ही साथ इसी के साथ बड़े स्केल पर इसे बनाया गया था। बाकी जितनी भी डिटेल है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।